ये नाम बदले जाने वाले हैं और क्यों बदले जाने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, जिस तरह से अगर हमें केमिकल्स के नाम ढूंढने हैं, अगर हम उनकी अ, उनके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स है, वो इसका नामकरण करते हैं। यहाँ पर जाने अनजाने में कुछ ऐसे नाम जो गाली के रूप में कहीं यूज होते हैं या फिर कोई नक्सल भाव या नक्सलवाद या आतंकवाद इस तरह की चीजों के ऊपर प्रभावित करते हैं। नमस्कार। अब हो रही है नाम बदलने की कवायद और इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बदलने वाला है। ये नाम बदले जाने वाले हैं और क्यों बदले जाने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, हम जैसे बच्चों के नाम रख लेते हैं उसी तरह पेड़ पौधों के भी नाम हम अपनी सुविधा अनुसार रखते रहे। चलिए, नाम रखने के लिए हालांकि लैटिन भाषा का यूज किया जाता है और उस भाषा के ही अक्षरों का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जाने अनजाने में कुछ ऐसे नाम जो गाली के रूप में कहीं यूज होते हैं या फिर कोई नक्सल भाव या नक्सलवाद या आतंकवाद इस तरह की चीजों के ऊपर प्रभावित करते हैं। मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस का आयोजन किया गया, मतलब एक बहुत बड़ी एक असेंबली का यूज हुआ और उसके अंदर ये महसूस किया गया कि सैकड़ों पौधों के नाम बदलने की जरूरत है। आइए पहले समझते हैं कि नामकरण होता क्या है। नामकरणों को जीवों को वैज्ञानिक नाम से नाम देने की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है। जानवरों और पौधों को दुनिया भर में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नामकरण की अवधारणा को भ्रम से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि पूरी दुनिया एक ही नाम का पालन करके किसी विशेष नाम को संबोधित करे। वैज्ञानिक नाम स्थानीय नामों से अलग होते हैं, लोकल में कुछ और भी कह सकते हैं। अब उसे कहते हैं द्विपद नामकरण। क्या होता है द्विपद नामकरण की अवधारणा? कैरोलस लिनियस नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री थे, प्राणी शास्त्री, चिकित्सक और वर्गीकरण वैज्ञानिक थे। दुनिया भर के जीव विज्ञानी नए खोजों की बात करते रहे और नाम देते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतों का पालन करते रहे। हर जीव का वैज्ञानिक नाम दो नामों से बना होता है। पहला नाम उस जीनस का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वह संबंधित है, जबकि दूसरा नाम प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि जीव का नामकरण दो नामों का उपयोग करके किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विपद नामकरण कहा जाता है। द्विपद नामकरण कुछ और नहीं बल्कि जीव को उसके जीनस और प्रजाति का उपयोग करके नाम देना है। उदाहरण के लिए लीनियस टेक्सोनोमिकली वर्गीकरण के अनुसार मनुष्य होमोजीनस और सेपियंस प्रजाति से संबंधित है, अतः मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होगा। द्विपद नामकरण के सार्वभौमिक कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जानवरों और पौधों के वैज्ञानिक नाम को निर्दिष्ट करने के लिए द्विपद नामकरण में कुछ निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक नाम को सही ढंग से लिखने के लिए 5 नियमों का पालन करना चाहिए। वो 5 नाम कौन कौन से हो सकते हैं? द्विपद नाम आमतौर पर लैटिन भाषा के लिए जाते हैं, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। प्रत्येक जीव को केवल एक ही नाम दिया जाता है और वह द्वितीय नाम होता है। किसी भी दो जीवों का एक ही वैज्ञानिक नाम नहीं हो सकता। वैज्ञानिक नाम इटैलिक में छपा होना चाहिए। इसके अलावा हस्तलिखित वैज्ञानिक नामों को उनके लैटिन मूल को इंगित करने के लिए अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। पहला शब्द जीनस को दर्शाता है और इससे बड़े अक्षर से शुरू करना चाहिए और दूसरा शब्द विशिष्ट विश्लेषण को दर्शाता है और इसे छोटे अक्षर से शुरू करना चाहिए। जीव की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का नाम संक्षिप्त रूप में प्रजाति के बाद लिखा जाता है, यानी कि पहले उसका नाम और फिर उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की। तो ये बात और चर्चा इसलिए आई कि कम से कम 300 ऐसे शैवाल, कवक और इस तरह के बॉटनी है, पेड़ पौधे और वनस्पति हैं, जीव हैं, जिनके नाम कहीं ना कहीं या तो किसी गाली के ऊपर थे या नक्सल भेद के ऊपर थे या फिर अफ्रीका के अंदर खास तौर से इस तरह के नामों को, और उस पर आपत्ति अलग अलग यूनिवर्सिटियों को और अलग अलग क्षेत्र के बॉटनिस्ट को थी। और यही कारण है कि इन वैज्ञानिकों को जो चिंता हुई ये लगातार चल रही थी। लेकिन अभी जो जुलाई में इस तरह की जो बात हुई
उसका नतीजा निकल के सामने यही आया और सहमति बनी बड़ी मुश्किल से कि इन नामों को बदले जाने की ज़रूरत है और इन नामों को अब बदले जाने की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन 6 साल बाद अब 2026 से जो नई सीक्वेंस शुरू होगा, नई पद्धति का सिस्टम शुरू होगा, तो उसके लिए भी अभी तैयारी कर ली गई है और बता दिया गया है कि अब नाम ये बदले जाने हैं और इसी प्रक्रिया और इसी क्रम और इसी नियम के तहत ही बदले जाएंगे। कोई ऐसा नाम जो किसी की जाति विशेष को प्रभावित करता हो या किसी को गाली देता हो या किसी को अपमानित करता हो, ऐसी बातों पर नाम नहीं रखा जाएगा। देखिए, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स का, ख़ासतौर से जो प्लांट्स की मैं बात करूँगा, अगर प्लांट्स को नाम देने हैं तो उसके लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसे ICN के नाम से जाना जाता है, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गे, फंजे एंड प्लांट्स। तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके ज़िम्मे ये काम होता है कि वो इन प्लांट्स और फंजे, एल्गे वगैरह इनका नाम रखें। तो इसके साथ साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जिसको हम इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस कहते हैं, IBC। तो ये 1867 से इसका वजूद है। तो इसकी एक मीटिंग जो है बॉटनिस्ट्स की, जो वर्ल्ड रेनाउंड बॉटनिस्ट्स हैं, तो उनकी एक मीटिंग हुई थी रिसेंटली जुलाई के महीने में। तो उन्होंने वहाँ पे जो उस कांग्रेस में जो बॉटनिस्ट्स थे उन्होंने रिकमेंड किया है कि कुछ बॉटनिकल नेम्स ऐसे हैं जो रेशियल इन नेचर हैं, यानी वो उनको आपत्ति है इस बात से कि किसी खास रेस के मुतालिक कुछ डेरोगेटरी वो नाम हैं, तो उनको उस नाम से बड़ी आपत्ति है। तो वो कहते हैं कि उन नाम उसका जो ये नामकरण है वो दोबारा से किया जाए ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो खुशनुमा हो और जो सब लोगों को पसंद आए और इससे किसी की जो सेंटिमेंट्स हैं वो आहत ना हो। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो कुछ प्लांट्स का नाम जो अफ्रीकन ऑरिजिन से हैं, तो उनका जो कैफ्रा नाम, स्पीशीज़ का नाम कैफ्रा रखा गया है। तो अब उस कैफ्रा को बदलकर या तो एफ्रा रखा जाएगा या एफ्रॉन रखा जाएगा या एफ्रम रखा जाएगा। तो ये इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी लगभग 6 साल के बाद अपना रिपोर्ट पेश करेगी और इस तरह से लगभग 300 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनका नाम बदला जाएगा। तो देखा जाएगा तो ये एक आसान बात नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो है जो प्लांट्स का डेटाबेस है उसको बदलना पड़ेगा, उसमें काफ़ी फेरबदल होगा। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल काम लगता है और अगर ये करना पड़ा तो कम से कम 300 प्लांट्स ऐसे होंगे जिनके नाम दोबारा से लिखे जाएंगे। तो इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके नाम थोड़ा सा लोगों को अजीब लगते हैं, जैसे कि एक मशरूम है, उसको फैलस के नाम से जाना जाता है। ये फैलस जेनरा जो है, तो इस फैलस प्लांट के नाम से भी लोगों को आपत्ति हो सकती है, हालांकि ये डिस्कस नहीं हुआ है। इसी तरह से एक प्लांट है जो पी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसको किलिटोरिया बोलते हैं। ये भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, तो इससे भी लोगों को आपत्ति हो सकती है। तो अच्छी बात ये रहेगी कि अगर प्लांट्स का नाम अच्छे से रखा जाएगा तो किसी को इस बारे में फिर आपत्ति नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर हम नामकरण की बात करेंगे तो कार्ल लाइनियस ऐसी एक शख्सियत रही हैं जिनको दुनिया भर में जाना जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने प्लांट्स का नामकरण एक सिस्टमेटिक वे में किया है, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो कार्ल लाइनियस जो है, इनका काफ़ी योगदान है प्लांट्स को नाम देने में। हालांकि अब ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज हुआ है, थोड़ा सा अपडेट हुआ है, क्योंकि अब नई टेक्निक आई है जिसे हम DNA सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। तो ये DNA सीक्वेंसिंग से हम अब प्लांट्स को करीब से जानते हैं, उनको हम
जो है मुख्तलिफ फाइला में, फैमिलीज़ में, जीनस में, स्पीशीज़ में उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी साइंटिफिक लाइन्स पे। तो अब ये नया सिस्टम आया है, तो हालांकि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही है।